एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सेशन में हम एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी को, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रीवियस सेशंस में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। हमने देखा है कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ कैसे करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी कहानी है हमारे प्रीवियस सेशंस की, और आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इससे पहले कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे पहुंचे, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसको हम जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम अपने प्रीवियस सेशन में ले चुके हैं, लेकिन इस सेशन में हम प्रॉपर्ली इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को समझ पाओगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सम मेटल्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव वेयर एज अदर मेटल्स आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास मेटल्स की कोई कमी तो होती नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, और ये जो मेटल्स है ना, इनकी रिएक्टिविटी एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या कि हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के? हमारे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम के लिए हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है कि ये जहाँ देखो वहाँ आग पकड़ लेते हैं। पानी में रखोगे पानी में आग पकड़ लेंगे, ओपन एयर में रखोगे तो ओपन एयर में आग पकड़ लेंगे। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि सोडियम एंड पोटेशियम जो है ना, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आग पकड़ते हैं। पानी के अंदर रखोगे तो पानी के अंदर जब ये जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के कारण हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसी हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके और एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि इनका जो रिएक्शन है एसिड्स के साथ, वो तो लेबोरेटरीज में कभी केमिस्ट कराते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन करवा दिया एसिड्स के साथ, चाहे वो डाइल्यूट एसिड ही क्यों ना हो, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, आग लग सकती है। तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए केमिस्ट क्या करते हैं, उनकी लेबोरेटरीज में अगर एक कोने में सोडियम पोटेशियम है तो वो दूसरे कॉर्नर पे रखते हैं एसिड्स को, ताकि किसी भी तरीके से सोडियम एंड पोटेशियम एसिड के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, ये बात हुई किसकी? हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। अब हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी इनर्ट टाइप के होते हैं। उनको ज़्यादा किसी से रिएक्ट करना जो है ना, रिएक्शन करना उनको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल हमारे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इन दोनों ही कैटेगरीज के बीच में एक और कैटेगरी आती है, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी आते हैं जो कि जिनकी आप बोल सकते हो कि जो रिएक्टिविटी है वो एक मॉडरेट लेवल की होती है। मतलब क्या कि उन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, ना ही वो सोडियम पोटेशियम जैसी होगी बहुत ज़्यादा, ना ही वो कॉपर और गोल्ड जैसी कम होगी, मॉडरेट लेवल की रहती है। So on the basis of vigor of reactions of various metals with oxygen, water and acids, as well as the displacement reactions, the metals have arranged in a group or a series according to their chemical reactivities. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे metals पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। बेसिकली उनकी जो रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के हिसाब से हम उन मेटल्स को क्या करते हैं, एक सीरीज में, एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivities is called the reactivity series of metals. हम क्या करते हैं कि मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में जो है अरेंज कर देते हैं, और इस अरेंजमेंट का बेसिस क्या होता है? उनकी रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हम सभी मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज तो करते हैं, लेकिन कैसे अरेंज करते हैं? तो इन द ऑर्डर ऑफ
देयर इंक्रीजिंग ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सभी मेटल्स को अरेंज करते हैं। तो उस सीरीज को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, वेयर एज द लीस्ट, ये लास्ट नहीं, ये होगा लीस्ट, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा इट इज प्लेस्ड एट दी बॉटम। वर्टिकल कॉलम में हमको मेटल्स को अरेंज करना है ना उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो सबसे टॉप पे कौन आएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और सबसे नीचे कौन आएंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आएंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में ले ही लिए है ना, तो ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हाइड्रोजन के ऊपर, ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे मेटल्स की, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स आते हैं ये सभी के सभी मेटल्स HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वहीं हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जो मेटल्स हैं ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इनको अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है तो इनको चाहिए है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी कि H2SO4 और HNO3 चाहिए है, वो भी कैसे, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाले, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो HCl के साथ जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो HCl का जो हाइड्रोजन है उसको वहाँ से हटा देते हैं और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाते हैं, तो सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। लेकिन वो वाले मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो HCl में से H को जो है हाइड्रोजन को हटा नहीं पाते हैं और इसकी वजह से सॉल्ट नहीं बनता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती है। तो वहाँ पर हमने सीखा था कि बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं अपने मेटल्स की। तो देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम। फिर उससे कम कौन है, सोडियम। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। उससे कम है जिंक। उससे कम है आयरन। उससे कम है लेड। फिर आता है हाइड्रोजन अपना। फिर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। उससे कम है Hg मतलब मरकरी। उससे कम है सिल्वर और उससे कम है गोल्ड। और इसके बाद में हम बोलते हैं कि प्लैटिनम भी आता है। तो अगर याद करना चाहो तो प्लैटिनम तक आप ये सीरीज याद कर सकते हो। इतना क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, इसमें जो हमने मेटल्स को अरेंज तो किया है लेकिन उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना। देखो ना, यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल्स आएंगे और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आएंगे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना ही करना है। अगर 8th में याद नहीं करोगे तो 10th में याद तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10th में जो भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इसी का एडवांस्ड फॉर्म आपको मिलेगा क्लास 10th में। क्लास 10th में आपको अलग से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, आई गेस चैप्टर नंबर 3 है, हाँ चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें फिर से पढ़नी है और एडवांस फॉर्म में पढ़नी है। प्रीवियस सेशंस में हम देख रहे थे ना कि मेटल्स, हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हायर मतलब कहाँ, क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। तो बेटर होगा कि आप यहीं पे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आप याद कर लो, ठीक है। तो कोई भी जिंगल बना सकते हो, जैसे कि कड़कनाथ का मग एल्यूमिनियम का है, फिर जिंक आयरन पब, जिंक आयरन का पब है। तो कुछ इस तरीके से आप इस सीरीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे क्या है हमारे पास। Please note that potassium is the most reactive metal, so it has been placed at the top of the reactivity series. ठीक है। As we come down in the reactivity series, the chemical reactivity of the metals ग्रेजुअली डिक्रीजेज ग्रेजुअली, है ना। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उस सीरीज में जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हम बोलते हैं कि लेस रिएक्टिव है पोटेशियम से। वैसे देखा जाए तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है, लेकिन क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो पोटेशियम के नीचे आ रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सोडियम कैसा है, पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है। कैल्शियम हम बोलते हैं कि लेस रिएक्टिव है सोडियम से। मैग्नीशियम कम है, किससे लेस रिएक्टिव है, कैल्शियम से। तो कुछ इस तरीके से। गोल्ड बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव मेटल हेयर हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। वी शुड रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बिकॉज, अच्छा ठीक है, ये सारी बातें अभी करी जा रही हैं कि आपको ये याद करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। चलो अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने आज के इस टॉपिक पे जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक सीसॉ है ना। सीसॉ आप सभी ने कभी ना कभी झूला होगा, प्लेग्राउंड्स में होता है और स्कूल वगैरह में भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीसॉ है। अब सीसॉ को झूलने के लिए, उस पर राइड करने के लिए 2 फ्रेंड्स आए हैं, ठीक है। 2 फ्रेंड्स का हम नाम रख लेते हैं, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे भाई, एक पार्क है, पार्क में हम बोलते हैं कि एक सीसॉ है। सीसॉ को झूलने के लिए 2 फ्रेंड्स आए हैं, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू। अब ये चिंटू पिंटू जो है ना बहुत ही मज़े से इस सीसॉ के जो है मज़े ले रहे थे, इसको राइड कर रहे थे, इनको ये बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब हुआ क्या, अचानक से इनने देखा कि पार्क में जो है एक तीसरा बच्चा आ रहा है। और वो तीसरा बच्चा कौन था भाई, तीसरे बच्चे का नाम भी हम रख लेते हैं। उसका हम क्या नाम रखें, चिंटू तो रख लिया, पिंटू भी रख लिया, अब हम पिंकू रख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है एक तीसरा बच्चा आ गया और तीसरे बच्चे का नाम है क्या, पिंकू। अब पिंकू के आने से दोनों डर गए। क्यों डर गए, इसलिए डर गए क्योंकि पिंकू जो है ना काफ़ी ऐसा गोलू पोलू सा और काफ़ी हेल्दी बच्चा था। और वो हमेशा क्या करता था, दुबले पतले बच्चों पे जो है ना अपना वो दिखाता था कि तुम हटो यहाँ से, मैं बैठूंगा। तो जैसे ही पिंकू आया तो स्पेशली ये जो चिंटू है ना ये डर गया। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही दुबला था और इसको पूरा शक था कि जैसे ही पिंकू यहाँ पे आएगा वो मुझे जो है ना हटा देगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। पिंकू आया और चिंटू को बोला तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी जगह मैं झूलूंगा। तो बेचारा चिंटू डरा सहमा सा हट गया सीसॉ से कि अगर ज़्यादा पंगा लिया, ज़्यादा मना किया तो पता चला उसकी पिटाई हो गई, ठीक है। तो पिंकू आया और चिंटू को उसने डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस होकर के अब चिंटू की जगह पे कौन बैठ गया, चिंटू की जगह पे आकर के बैठ गया हमारा पिंकू, ठीक है। और पिंकू क्या करने लगा, जो सीसॉ है उसको एंजॉय करने लगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने देखा कि एक गोलू पोलू सा बच्चा आता है और एक दुबले बदले बच्चे को आकर के जो है ना उस पर अपना रौब जमाता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जो है ना तुम्हारी जगह आकर के बैठूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला कि नहीं मिला, कि जो मोटू बच्चा था इसने पतले बच्चे को आकर के क्या किया, हटा दिया अपनी जगह से, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ मिलता है, केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। कैसे, तो सपोज पिंकू और पिंटू की जगह हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, और दोनों ही एलिमेंट्स ने क्या करा है, मिलके एक कंपाउंड बनाया है। क्या समझाया मैंने आपको, ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था सीसॉ वाला, बच्चों वाला, इससे हमें समझ में आया कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चिंकू और पिंटू जो है ना झूला झूल रहे थे, पिंकू आया, पिंकू जो है ना अच्छा खासा मोटा सा था, उसने चिंटू को, दुबले पतले चिंटू को वहाँ से जो है ना भगा दिया, हटा दिया कि तुम जाओ यहाँ से, मैं रहूँगा तुम्हारी जगह सीसॉ पर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट आपको एक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा केमिस्ट्री में, कि आपके पास 2 एलिमेंट्स है ए और बी नाम के, और इन दोनों ही एलिमेंट्स ने क्या किया है, मिलकर एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। अब हुआ क्या, एक तीसरा एलिमेंट आया, तीसरा एलिमेंट सी नाम का। अब ये जो सी एलिमेंट है ये जैसे ही आया इस कंपाउंड के पास, इसका हो गया दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसने देखा कि यार ये जो ए एलिमेंट है ये तो मुझसे कमज़ोर है, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो सी एलिमेंट आया वो ए को देख करके बोलता है कि यार मैं तो इससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो इसकी क्या मजाल है मेरे सामने किसी और के साथ जो है ना कंपाउंड बनाने की, चलो हटो यहाँ से। तो सी एलिमेंट आया और ए एलिमेंट को मुक्का मार करके उसने वहाँ से उसको हटा दिया, और ए की जगह पे अब कौन आ गया, ए की जगह पे आ गया अब सी एलिमेंट। अब सी एलिमेंट ने क्या किया, बी एलिमेंट के साथ मिलके अपना ही एक कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब पहले ए एलिमेंट था तो ए एलिमेंट ने बी के साथ मिलके एक ए बी कंपाउंड बनाया था, है ना। अब जब सी आया तो सी ने ए को हटा दिया और खुद ने बी के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाया, कौन सा, सी बी। तो ए बी और सी बी कंपाउंड में फर्क होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, प्लस यहाँ पे क्योंकि कोई दूसरा ही कंपाउंड बन गया है इसीलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन भी हुई है। तो इसको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अ मोर रिएक्टिव, देखो इधर पे, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को
उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है कि चलो तुम हटो यहाँ से, हम तो तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर तुम कैसे कंपाउंड बना सकते हो हमारे रहते हुए, हटो यहाँ से, हम बनाएंगे अपना कंपाउंड। तो ये हो गया क्या, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के पहले ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दो मेटल्स का। एक हम ले रहे हैं क्या, आयरन, और दूसरा हम ले रहे हैं कॉपर। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप आयरन और कॉपर की पोजीशन देख लो। मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये चीज़ सिखा रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद में हम देखेंगे एक सिमुलेशन। तो सिमुलेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन और कॉपर की पोजीशन कहाँ है। तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, है ना, तो उसमें हम सभी मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और सबसे नीचे कौन से होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। तो जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे की तरफ आएंगे तो जो आप बोल सकते हो कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो कॉपर है वो आयरन के नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली आयरन जो है वो सीरीज में ऊपर है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपेरिजन में, कॉपर के, है ना। जैसे जैसे आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी सीरीज में आपको रिएक्टिविटी कम ही मिलेगी। तो आयरन और कॉपर में रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, आयरन है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, कॉपर से। तो अगर कभी कॉपर अपने किसी सोल्यूशन में या कॉपर कभी अपने सॉल्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा और उस सॉल्ट सोल्यूशन के सामने कौन आ जाए, आयरन आ जाए, तो आयरन का हो जाएगा दिमाग खराब, वो बोलेगा कि कॉपर तो हमसे कम रिएक्टिव है, फिर वो कैसे हमारे सामने अपना सॉल्ट बना करके बैठा है, चलो हटो वहाँ से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया। चलो अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्या, एक सिमुलेशन, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में परमानेंटली जो है बैठ जाए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिमुलेशन देखते हैं। ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब हैं और इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के सामने दो आयरन नेल्स रखी हुई हैं, यानी कि लोहे की कीलें रखी हुई हैं। ठीक है, चाहो तो आप इस वाली टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर लो, चाहे इस वाली को कर लो, किसी को भी कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं कि भरा हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या भरा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब क्या, कि आप बोल सकते हो कि एक सॉल्ट है कॉपर का। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट में हम क्या करते हैं, ये जो लोहे की कील है ना, ये उठा करके हम डाल देते हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा इस सिमुलेशन को। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर गई क्या, हमारी आयरन नेल। अब टाइम जैसे 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 आगे बीतेगा, बढ़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आफ्टर 15 मिनट्स के बाद में ये जो सोल्यूशन है, ये जो कलर है सोल्यूशन का, ये चेंज हो गया है। इनिशियली आपके पास जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा था, ब्लू कलर का था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपर जो है सल्फेट के साथ मिलके अपना एक सॉल्ट बना रहा है, कॉपर सल्फेट, और उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, अब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जैसे ही हमने एक आयरन नेल यानी कि लोहे की एक कील डाली, आफ्टर 15 मिनट्स इस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ, कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। अब एक काम करते हैं, इस आयरन नेल को जो है ना बाहर निकाल लेते हैं। जब इस आयरन नेल को बाहर निकालेंगे तो आप ये पाओगे कि इस आयरन नेल का खुद का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। कैसा हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। यानी कि सोल्यूशन का कलर तो चेंज हुआ ही हुआ, जो आयरन नेल है उसका कलर भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, याद करो, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई है ना। उस रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था कि आयरन कहाँ आता है, कॉपर के ऊपर आता है। ऊपर आने का मतलब क्या है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब कॉपर तो अपने सॉल्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट था, कॉपर सल्फेट था, है ना। कॉपर सल्फेट के सामने जैसे ही ये आयरन की नेल आई, भाई आयरन नेल तो किसकी बनी होगी, लोहे की, आयरन की बनी होगी। तो जैसे ही ये आयरन नेल आई, आयरन का हो गया दिमाग खराब। क्यों, उसने देखा कि भाई कॉपर तो हमसे कम रिएक्टिव है, फिर ये क्यों सल्फेट के साथ कंपाउंड बना के बैठा है, चलो हटो वहाँ से। तो आयरन गया और इस कंपाउंड में से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को ही मुक्का मार के वहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद आयरन वहाँ पे जाकर के बैठ गया और सल्फेट के साथ मिलकर उसने क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। और ये फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो पहले तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, लेकिन जैसे ही हमने लोहे की कील डाली जो आयरन है उसने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना लिया,
सल्फेट के साथ मिलकर उसने बना लिया फेरस सल्फेट, एक अलग कंपाउंड, और इस अलग कंपाउंड के कारण सोल्यूशन का हो गया कलर चेंज। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, हटा दिया तो हटा दिया, बेचारा कॉपर कहाँ गया? तो ये जो आयरन नेल है ना, इसका जो कलर चेंज हुआ है ना, वो क्यों हुआ है? क्योंकि पूरा का पूरा कॉपर जो भी सल्फेट से, या आप बोल सकते हो कि कॉपर सल्फेट से जितना भी कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, वो पूरा का पूरा कॉपर हम बोलते हैं आकर के इस लोहे की कील पे चिपक गया। इसीलिए आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, वो ब्राउन कलर की हो गई। पहले ब्राउन कलर की नहीं थी, बाद में देखो ब्राउन कलर की हो गई। आई बात समझ में? इस सिमुलेशन को देखने के बाद अब तो कभी नहीं भूलोगे ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, आयरन नेल कुछ इस तरह की दिखती थी। फिर हमने क्या किया? आयरन नेल को उठा करके इस सोल्यूशन में डाल दिया। आयरन नेल ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया और खुद सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना लिया। इस फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो जाकर के कील के ऊपर जम गया, जिसके कारण कील का कलर जो है वो ब्राउन हो गया। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। कोई डाउट तो नहीं होगा अब आपको? चलो अब नेक्स्ट क्या है? एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया ना, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये वही वाली रिएक्शन है। देखो इसकी प्रॉपर रिएक्शन भी देख लो आप। हमारा कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ब्लू सोल्यूशन होता है। आयरन जो कि ग्रे कलर की थी इनिशियली, जैसे ही हमने डाला तो आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बन गया और ग्रीनिश आप बोल सकते हो कि कलर हो गया सोल्यूशन का। और यहाँ पे कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन जो है वो बाहर निकल आया और कील के ऊपर जम गया। ठीक है, तो व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल या आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर सम टाइम, देन द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स एंड अ रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल is deposited on the iron strip or iron nail. This reaction can be written as, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन की कील डाल दो या आयरन की स्ट्रिप डाल दो, तो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और जो आयरन नेल है, जो कि पहले सिल्वर थी, जो ग्रे कलर की थी, वो फिर बाद में ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आकर के कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। क्यों डिपॉजिट हो जाता है? क्योंकि आयरन नेल का जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में से जाकर के कॉपर को ही हटा दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ के क्या बना लिया? ग्रीन कलर का सोल्यूशन, यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? In this case, the solution turns greenish due to the formation of iron sulfate. We know that iron metal is more reactive than copper metal. So in this reaction, a more reactive metal iron is displacing a less reactive metal, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि iron sulfate solution बन जाता है और copper metal जो है ना बाहर निकल आता है। आया आपको बात समझ में? चलो, the copper metal produced in this displacement reaction forms a reddish brown coating over the iron strip या iron nail. In the above displacement reaction, iron metal displaces copper from the copper sulfate solution. Next example क्या है? Reaction of copper metal with zinc sulfate. अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कॉपर मेटल है और हमारे पास जिंक सल्फेट है, यानी कि ZnSO4 है। अब इस रिएक्शन को समझने के पहले फिर से हम जाएंगे कहाँ? अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में। देखो यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना तो आपको पता होगा कि कौन सा मेटल कहाँ आता है, कौन किसके नीचे आता है। अब अगर आपको याद नहीं हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार रिएक्टिविटी सीरीज पे आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बेटर है कि याद कर लो, है ना? बहुत सारे एलिमेंट्स तो है नहीं, थोड़े बहुत ही हैं। तो देखो जिंक कहाँ आ रहा है? जिंक आ रहा है यहाँ और कॉपर आ रहा है यहाँ, यानी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में डेफिनेटली जो जिंक है वो ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ। ठीक है, तो अब हमें दोनों ही मेटल्स की पोजीशन पता चल गई है, तो अब हमारे लिए ये बेसिकली जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास कॉपर मेटल है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? जिंक सल्फेट के साथ, ZnSO4 के साथ। This displacement reaction does not takes place. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो कॉपर है, आप सोच रहे होंगे कि कॉपर है, ये क्या करेगा? जिंक सल्फेट में जाकर के जिंक को धक्का मार देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ के क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट, और जिंक जो है बाहर निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना जिंक से। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, भाई हमारा जो पिंकू था उसने चिंटू को रिप्लेस क्यों किया था? क्योंकि वो उससे ज़्यादा हेल्दी था, उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसने धक्का मारा तो चिंटू जो है हमारा गिर गया और उसकी जगह पे पिंटू आकर के बैठ गया। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका कॉपर है वो तो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो वो चाहे जितनी कोशिश कर ले जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस करने की, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव वो जिंक को कभी भी उसके कंपाउंड में से, सल्फेट में से डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल। सो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। Thus copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब इसके बाद में इसकी ऑपोजिट रिएक्शन भी एक हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे तो अभी हमने जिंक सल्फेट लिया था और कॉपर लिया था। अब अगर हम उल्टा ले लें, यानी कि अगर हम क्या करें, जिंक ले लें और कॉपर सल्फेट ले लें। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने कॉपर लिया था और जिंक सल्फेट लिया था। अब हमने इसका उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। अब हमारे पास जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जिंक तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो वो क्या करेगा, कॉपर को जाकर के उसके सल्फेट में से, कंपाउंड में से हटा देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और बेचारा कॉपर जो है घर से हो जाएगा बेघर। तो यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो इसी रिएक्शन की है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें हमने जिंक की एक स्ट्रिप डाली हुई है। होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है उसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है और अल्टीमेटली वो एकदम सिल्वरी सोल्यूशन में या सिल्वर कलर में सोल्यूशन जो है वो चेंज हो गया और ये जो आपने स्ट्रिप डाली हुई थी उसके ऊपर पूरा जो है कॉपर आकर के डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो ये इमेज किसकी है, दूसरे वाली रिएक्शन की है कि यहाँ जहाँ आप क्या कर रहे हो, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट ले रहे हो, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक, उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन है, जो ब्लू कलर है, उसका कलर फेड होता जाएगा और ग्रे या सिल्वर सोल्यूशन जो है बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सोल्यूशन किसका है, अब ये सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का। पहले कॉपर सल्फेट का था इसीलिए ब्लू कलर का था, अब क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट बन चुका है कॉपर को हटा करके, इसलिए इस सोल्यूशन का जो कलर है वो सिल्वर कलर का हो जाएगा और पूरे स्ट्रिप के ऊपर कॉपर आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद आयरन सल्फेट सोल्यूशन। अब हमारे पास जिंक मेटल है और आयरन सल्फेट सोल्यूशन है। अब हमें फिर से रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी और यहाँ पे देखना होगा कि आयरन और जिंक की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे देखो आयरन और जिंक बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे कि जो जिंक है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर है। तो जाहिर है इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके हमें ये समझ में आ गया कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके साथ, आयरन के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जिंक मेटल है, आयरन सल्फेट है, FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट है। अब क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन आगे जाएगी, जिंक देखेगा आयरन सल्फेट को, उसका होगा दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब? वो बोलेगा आयरन तो मुझसे कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में मुझसे नीचे आता है, फिर वो कैसे मेरे सामने सल्फेट के साथ कंपाउंड बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। चलो हटो यहाँ से। तो जिंक गया आयरन सल्फेट में और इसका जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो आयरन है उसको मुक्का मारा और उसको वहाँ से भगा दिया और खुद सल्फेट के साथ मिलके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट उसने बना लिया और बेचारा आयरन हो गया घर से बेघर। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है और जो आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो अब ग्रीनिश सोल्यूशन जो था, जैसे ही उसमें जिंक आया उस सोल्यूशन का कलर हो गया चेंज। क्या हो गया, वो कलरलेस सोल्यूशन बन गया। क्यों बन गया, बेसिकली हुआ क्या, जो ग्रीनिश कलर है वो धीरे धीरे फेड होता गया। क्यों ग्रीन क्यों था, क्योंकि वो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था। लेकिन बाद में वो कलरलेस क्यों हो गया, क्योंकि अब वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हम बोलते हैं कि ग्रेइश होता है, सिल्वरी होता है, या कभी कभी हम बोलते हैं कि वो कलरलेस भी होता है। ठीक है, और बेचारा आयरन हो गया घर से बेघर। So when a strip of zinc metal is placed in iron sulfate solution, then a displacement reaction takes place to form zinc sulfate solution and iron metal. This reaction can be written as follows. ठीक है, तो इस तरीके से हमने reaction भी लिख दी है। In this reaction, zinc metal displaces iron metal from iron sulfate solution. The displacement reaction basically आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से reaction होगी। इसका reverse possible है क्या, जिंक सल्फेट है, उसके सामने आपने क्या रख दिया है, आयरन रख दिया है। अब भले ही आयरन का कितना भी दिमाग खराब क्यों ना हो जिंक को देख के, लेकिन फिर भी वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन तो लेस रिएक्टिव होता है ना जिंक से, जिंक के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक सल्फेट में से जिंक को, इसीलिए कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी।
ठीक है, तो रिवर्स भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा। This displacement reaction does not occur because iron metal is less reactive than zinc metal. So, a less reactive metal iron cannot displace a more reactive metal zinc from zinc sulfate solution. Please note that magnesium metal is more reactive than zinc, iron and copper. So, magnesium metal can displace zinc, iron, copper metals from their salt solution. हाँ, आप बोल सकते हो कि आयरन जो है जिंक सल्फेट में से जिंक को नहीं कर सकता, लेकिन जिंक सल्फेट में से जिंक को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यानी कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ना सिर्फ जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, बल्कि वो आयरन और कॉपर इन दोनों को भी इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। So magnesium metal can displace zinc, iron and copper metals from their salt solutions. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. तो ये सारी कहानी तो अभी तक जो भी हमने पढ़ी थी ये सब तो मेटल्स की थी। जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन इसकी जो रिएक्शंस हैं वो अभी क्लास 8 साइंस के सिलेबस में आपको नहीं है। तो बस इतना आप समझ लो कि हाँ, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सोल्यूशन में से। बाकी जो है हम पढ़ेंगे कहाँ? अपनी हायर क्लासेस में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने सबसे पहले बात करी थी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ की, और फिर इसके बाद में हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इसी के साथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो होती हैं फिनिश। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के लिए सभी चैप्टर्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.